मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वितीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास में कालीबंगा व आहट सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ गग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। दुर्ग क्षेत्र का आकार वर्गाकार है। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष और बीके थापर थे। पूर्व हड़प्पा सभ्यता का यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में अधिक दूरी पर सरसों की फसल बोई जाती थी तथा कम दूरी पर चना बोया जाता था। यहाँ अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में लकड़ी के पाइप का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में दोनों खंड दुर्गों से घिरे थे। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप थी। कालीबंगा का भौगोलिक स्वरूप राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा एक छोटा नगर था। प्राचीन दृष्टि सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र में सेंदर सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीबंगा स्थान पर 1952 में अमलानंद घोष ने उत्खनन किया। 26 फुट ऊंची पश्चिमी थड़ी टीलों से प्राप्त अवशेषों से विदित होता है कि यह सभ्यता 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती के तट पर स्थित था, जो अब कालांतर में सूखकर लुप्त हो गई है। यह नदी अब गग्गर नदी के रूप में जानी जाती है। सतलज उत्तरी राजस्थान में समाहित होती थी। सूरतगढ़ के निकट नौहरा भादरा क्षेत्र में सरस्वती व दृष्टवती का संगम स्थल था। भारत में सिंधु सभ्यता का मूलतः उद्भव, विकास एवं प्रसार सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ तथा सरस्वती नदी का उसमें विशिष्ट योगदान रहा। C.F. होल्डन ने ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के आधार पर बताया कि पाकिस्तान में हकरा नदी के घाट पर ऋग्वेद में बहने वाली नदी दृष्टवती नदी थी। तब सतलज व यमुना नदियां अपने वर्तमान क्षेत्र में प्रवाहित न होकर गग्गर व हकरा के क्षेत्रों में बहती थी। महाभारत काल में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी थी और 13वीं शताब्दी तक सतलज व्यास में मिल चुकी थी। पानी की मात्रा कम होने से सरस्वती रेतीले भाग में सूख गई। ऑल्डन महोदय का कहना है, सतलज और यमुना के बीच कई छोटी बड़ी नदियां निकलती थी, जिसमें चौतंग, मारकंडा, सरस्वती आदि भी थी। ये नदियां वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती थी। राजस्थान के निकट ये नदियां निकलकर एक बड़ी नदी गग्गर का रूप लेती थी। वर्तमान में यह नदी पाकिस्तान में हकरा, वाहिद, नारा नामों से जानी जाती है। ये नदियां अब सूख चुकी हैं, किंतु उनका मार्ग राजस्थान से लेकर कराची और पूर्व कच्छ की खाड़ी तक देखा जा सकता है। इतिहासवेत्ता वाकणकर के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर 200 से भी अधिक नगर बसे हुए थे, जो हड़प्पाकालीन थे। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए। कालीबंगा से प्राप्त प्राक हड़प्पाकालीन सामग्री। इस सभ्यता की खुदाई 5 स्तरों पर की गई। प्रथम व द्वितीय हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन और तृतीय, चतुर्थ व 5वां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। गग्गर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित कालीबंगा की 12 मीटर ऊंचे लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 2 टीलों का उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें प्रथम तल के उत्खनन में प्राग हड़प्पाकालीन दुर्ग की एक दीवार प्राप्त हुई, जिसमें प्रयुक्त कच्ची ईंटों का आकार 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर रहा। इस तल पर रेत की परत भी प्राप्त हुई। यह तल भूकंप के कारण दब गया और 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई पर हड़प्पा सभ्यता के बसने के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर तांबे के कुछ टुकड़े, लाल और गुलाबी रंग के कुम्हार के चाक द्वारा निर्मित पतले मृद भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर काले व सफेद रंग से त्रिकोण,
शंख, हिरण, सांड, बिच्छू व बतख आदि के चित्र अंकित हैं। श्री वी.के. थापर ने इस मृत भांड को क्वेटा नामक स्थल से प्राप्त मृत भांड के अनुरूप बताया है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन सामग्री, नगर और दुर्ग। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक समृद्ध और सुरक्षित स्थान रहा होगा। साक्ष्य में कच्ची ईंटों की दीवारों से सुरक्षित किए गए थे। पूजा पाठ से संबंधित हवन कुंड आदि भी मिले हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों पूजा पाठ के होने का संकेत बताता है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों से बने मकान, दरवाजे, चौड़ी सड़क, कुएं, नालियां आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित थे, जो तत्कालीन मानव की नगर योजना, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने होते थे। ईंटों का प्रयोग, मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे। मकान में कमरे होते थे। आंगन होने के साक्ष्य मिले हैं। फर्श भी चिकनी मिट्टी से निर्मित और पक्के फर्श भी प्राप्त हुए हैं। नगर में सड़क और नालियां बनी हुई हैं। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सड़कें, कुएं, स्नानागार और नालियां पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे। कालीबंगा में कृषि के प्रमाण में बैलगाड़ी, बैल और पहिए इत्यादि से यह अनुमान लगाया जाता है कि बैलगाड़ी का प्रचलन रहा होगा। इसके साथ साथ कृषि के प्रमाण से टीले की खुदाई से जुटे हुए खेत भी मिले हैं। ये प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग खेती करते होंगे। इसके अलावा उत्खनन में कांच की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, शंख, पाषाण के उपकरण, मिट्टी के मनके, खिलौने, मिट्टी के बैल, बैलगाड़ी के पहिए, सिलबट्टे इत्यादि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पत्थर के तोल के बाट भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य भी समृद्ध रहा होगा। तांबे का प्रयोग, कालीबंगा के उत्खनन में तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें मोहरे, तांबे के औजार, हथियार, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई है, जिनसे पता चलता है तांबे का अधिकाधिक प्रयोग होता होगा। इसके अतिरिक्त पाषाण के औजार, हथियार, मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तांबे से बना हुआ बैल विशेष आकर्षण है। आप देख रहे हैं हथियार और तांबे का बैल, जो पशु की आकृति के रूप में, मूर्ति के रूप में तैयार किया गया है। मोहरे अर्थात सील्स, शैलखड़ी की मोहरे और मिट्टी की छोटी मोहरे जैसे प्रतीत होता है। सरकंडे के छाप या निशान से उनका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता होगा। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरे भी मिली हैं, जिन पर वृषभ व अन्य पशुओं के चित्र त्रिधव लिपि में अंकित लेख हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये सील या मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों के समान प्रतीत होती है। आभूषण, मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे की और पत्थर की चूड़ियाँ, अन्य विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए हैं। मृत भांड, इस चित्र में चित्रांकित है कि उत्खनन से मिट्टी के बर्तन हैं। इसके अलावा मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौने और मटके भी प्राप्त हुए। लिपि, भांड तथा मोहरे पर जो लिपि अंकित की गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस लिपि में कठिनाई यह है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए हैं। यह लिपि सैंधव लिपि के समान दाएं से बाएं लिखी गई प्रतीत होती है। धार्मिक जीवन, पशुपति शिव पशु, पक्षी एवं वृक्षों की पूजा करते थे। अपनी रक्षा के लिए तांबे का ताबीज, रक्षा कवच भी पहनते थे। जादू टोने में विश्वास करने होने का प्रतीक है। कच्ची ईंटों के चबूतरे पर स्थापित 75 × 75 सेंटीमीटर की मिट्टी से निर्मित अग्नि वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कुछ दूरी पर कुआं, स्नान करने के लिए निर्मित ऊंची चौकी और आसपास जुड़ी पानी के निकास के लिए नालियां भी प्राप्त हुई हैं। विशेष अनुष्ठानिक धार्मिक स्नान और कर्मकांड का होना प्रतीत होता है। अग्निवेदी के अंतर हिरण, अन्य पशु की जली हुई हड्डियां, जो पशु बलि होने के प्रमाण को पुष्ट करती है। बलि संबंधी अनुष्ठान में पशु की प्रत्यक्ष बलि और अग्नि में पशुओं को समर्पित करके दी जाती थी। शवों का दाह संस्कार,
खुदाई में दक्षिण पश्चिम दिशा में शमशान और कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। लोगों शव का दाह संस्कार अर्थात शव को अग्नि में समर्पित भी किया जाता था। शव को दफनाने का भी रिवाज प्रचलित था। शव के साथ जरूरत के सामान भी रखे जाते थे। यहाँ शव विसर्जन के 37 उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। आप चित्र में देख रहे हैं कि आयताकार पूर्ण समाधि बनाई जाती है जिसमें मृत भांड रखे हुए हैं। अंत्येष्टि स्थल जमीन से कुछ ऊंचाई पर है जहां पर दाह संस्कार किया जाता था। यहाँ पर कुछ कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। धारदार तांबे की कुल्हाड़ी से काटने के निशान भी प्राप्त हुए हैं। कब्र में शव के साथ 70 पात्र प्राप्त हुए हैं। कब्र कच्ची ईंटों से निर्मित है। शव का सिर उत्तर की ओर और पैर पश्चिम की ओर रखे जाते थे। विशेषताएं: दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, नगर 2 भागों में विभाजित, अलंकृत ईंट व फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड जिनमें राख व पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ऊंट इनका पालतू पशु रहा होगा। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है। कपास की खेती और चावल के साक्ष्य, युगल समाधि के साक्ष्य, मिट्टी से निर्मित स्केल, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल भी मिला है। भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता ऐसा प्रतीत होता है कि 1700 ईसा पूर्व के लगभग धरती में समाहित हो गई। पुरातत्ववेत्ता वाकणकर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से भी अधिक नगर बसे हुए थे। आहड़ सभ्यता, आहड़ मतलब ताम्रवती नगरी, तांबे के औजार बनाने का केंद्र जो आहड़ नदी के किनारे पर खुदाई से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त हुआ। आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र जो उदयपुर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आहड़ उदयपुर से आहड़ नदी के किनारे 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग विकसित हुई, जिसका नाम आघटपुर, ताम्रवती, धूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की और इस स्थल का उत्खनन कार्य रत्नचंद अग्रवाल ने 1956 में किया। इसके मूल उत्खननकर्ता HD साखलिया थे। आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से तांबे और पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन रहा होगा। यहाँ से 4-6 चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। अनाज के रूप में गेहूं, ज्वार और चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के पके हुए कोठे, अनाज संग्रह पात्र भी मिले हैं। बर्तनों का रंग लाल और काला होने के कारण लाल और काले मृदवान वाली सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिन्हें बनासियन बुल भी कहते हैं। आहड़ से यूनानी मुद्राएं मिली हैं, प्रथम से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं, जिन पर त्रिशूल तथा तीर तर्कस लिए अपोलो खड़ा हुआ उत्कीर्ण है। यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो स्पष्ट नहीं है। इसका काल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया। साक्ष्य में नारी की मिट्टी की मूर्ति, तांबे की चूड़ियाँ, छल्ले, सलाइयाँ, दीपक और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए। इसके प्रमुख स्थल बालाथल, वल्लभनगर उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, ओजियाना, भीलवाड़ा। इसका महत्व पुरातात्विक दृष्टि से अलग है। नदियों की तटों पर पाषाण स्तर संस्कृति के अवशेष के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर आहड़कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ में आहड़ उदयपुर के समान सभ्यता का विकास मुख्यतः बनास और उसकी सहायक नदियां आहड़, बाग, पिन, बेरज, गंभीरी, कोठारी, मानसी, खारी व अन्य छोटी नदियों के किनारे हुआ प्रतीत होता है। इसलिए पुरातत्ववेत्ता इसे बनास घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से यह सभ्यता पुकारी गई। यहाँ पर अधिकाधिक बहुलता में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। धूलकोट के रूप में भी इस सभ्यता को जाना जाता है। पुरातत्ववेत्ता
हंसमुख धीरलाल साकलिया के अनुसार 3 ओर से अरावली पर्वतमालाओं से राजस्थान का यह भाग बनास और उसकी सहायक नदियों तथा नालों की जल से पूरित, वन संपदा व खनिज संपदा से भरपूर, उत्तम वर्षा व संतुलित जलवायु से युक्त होने के कारण प्रागैतिहासिक मानव का आवास स्थल रहा होगा। यह योजनाबद्ध रूप से 1952 से 56 के मध्य राजस्थान के राजकीय संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अधीक्षक रतन चंद अग्रवाल द्वारा करवाया गया। 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़े मिट्टी के ढेर की खुदाई की गई। प्रथम स्तर में मिट्टी की दीवारें, बर्तन के टुकड़े, पत्थर के ढेर प्राप्त हुए। द्वितीय स्तर पर बर्तनों में कुछ परिवर्तन हुआ और तृतीय स्तर में चित्रित बर्तन और चौथे स्तर में तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यह सभ्यता कुल 8 स्तर पर बनी और नष्ट होती गई। आहट ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। डॉक्टर जीएन शर्मा ने इस सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक बताया गया है। भूकंप व आहट नदी में आई बाढ़ के कारण इसका विध्वंस का कारण बना। इसकी मूल विशेषताएं: कच्ची ईंटें और काले पत्थर का प्रयोग किया गया। अनाज पीसने की चक्की प्राप्त हुई। कपड़ों पर छपाई किए जाने के छापे के साक्ष्य मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। तांबे की 6 मुद्राएं, सिक्के और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, पूजा पात्र, तांबे के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। शव का सिर उत्तर दिशा में होना प्रतीत है। 6 मिट्टी के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। दैनिक उपयोग में आने वाले घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, कलश व ढक्कन भी प्राप्त हुए। बर्तन बनाने में चाक का प्रयोग किया जाता था। सींग वाले पशु, कुत्ते, हाथी, गैंडा, मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में ही विकसित हो गया और यहाँ का नगर समृद्ध था, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्राक व बाद में का माना जाता है। धन्यवाद।